नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 10 की पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं की बात करी थी। उसी क्रम में अब हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। अब देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की तरह ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, अगर मैं इसके चरणों की बात करूं तो दो धनात्मक पूर्णांकों ए एवं बी हेतु ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पर r का मान 0 या 0 से बड़ा किंतु b से छोटा होगा। यह इसका कथन है ना, यह इसका कथन है, स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले यही चीज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में पढ़ी थी, तो दोनों में फर्क क्या है देखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होती है, प्रमेयिका जो है वह जो है अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने हेतु प्रयोग में ली जाती है। सिद्ध करने हेतु प्रयोग में ली जाती है ना। जबकि हम बात करें एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम क्या है देखिएगा। एल्गोरिथम जो होगा, एल्गोरिथम यह क्या चीज होता है, यह होता है गणितीय चरणों का समूह। ये स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF मतलब मसप ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क ये है कि, और ये कौन सी है, यह है यूक्लिड विभाजन, है ना। दोनों ही है यूक्लिड विभाजन और ये भी क्या है, ये भी यूक्लिड विभाजन। एक प्रमेयिका है और दूसरा एल्गोरिथम है। प्रमेयिका एक गणितीय प्रमेयों को या अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने हेतु प्रयोग में ली जाती है, जबकि एल्गोरिथम गणितीय चरणों का समूह होता है जिसके द्वारा दो संख्याओं या दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जा सकता है। तो यह तो केवल HCF ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है, जबकि प्रमेयिका जो होती है वह अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के भी काम आती है। जैसा कि हमने सवाल देखे थे कल, है ना, 3m + 1
2q+1 है ना। तो इस तरीके के अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब देखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF कैसे ज्ञात किया जा सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करना। अब ये कैसे किया जाता है समझिएगा थोड़ा, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए, इस विधि को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो संख्या ले लेते हैं, 81 और 237 का HCF निकालना है ना। 81 एवं 237 का HCF जो ज्ञात करना है ना, और किसके द्वारा ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा ज्ञात करना, ठीक है। अब सबसे पहले देखिएगा इसके हल में हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। सबसे पहले हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखनी है, A बराबर BQ प्लस का R, और साथ ही साथ में R का मान निर्धारित करना है 0 या 0 से बड़ा किंतु B से छोटा। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, अब हम करेंगे, इनमें से हमें चेक करना है 81 और 237 में से बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो हम जानते हैं कि 237 जो है बड़ी संख्या है, 81 छोटी संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 237 जो है वह बड़ी है 81 से, तो जो बड़ी संख्या है उसे हमें A मानना है। तो हम मानेंगे, माना जो भी बड़ी संख्या है उसे A मानना है। माना A बराबर कितना, 237 है ना, और छोटी संख्या को हमें B मानना है। यहां पर छोटी संख्या क्या है, 81, ठीक है। अब यहां पर हम साइड में एक वर्क करेंगे, एक काम करेंगे, और उस वर्क को हम रफ वर्क नहीं बोल सकते, ये हमारे बहुत काम का वर्क है, ठीक है। साइड में हम करेंगे, देखिएगा कैसे। जो बड़ी संख्या है अर्थात 237, उसमें हमें छोटी संख्या अर्थात 81 का भाग देना है ना। HCF ज्ञात करने के लिए यहां से भाग देंगे, 237 में हमें भाग देना है किसका, 81 का, ठीक है। तो देखिए कितनी बार जाएगा, अगर मैं 80 लेकर के चलूं तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भाग है वो 8 दूनी 16, 2 बार जाना चाहिए ना। यहां पर 2 बार भाग जा रहा है तो मैं 2 बार भाग देता हूं। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो ये मिलेगा 162, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा, 5 प्राप्त होगा, ठीक है। यहां 13 है, ठीक है। तो 13 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो 6 4 10, 10 और 3 13, मतलब हमें कितना मिलेगा, यहां पर 7 मिलेगा, ठीक है। और 2 जो है वो उसने इसको घात दे दी है, तो यहां 1 माइनस 1 कितना, 0। पीछे बचा कितना, 75, ठीक है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कर लो तो उसी तरीके से इसको हमें इस रूप में यहां पर लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे 237 बराबर क्या लिखेंगे, 81 इंटू 2 प्लस का शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 75,
बात समझ में आ रही? ठीक है, ये अपने पास जो होगा यह पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, और हम ये स्टेप बार बार दोहराएंगे। अब पुनः देखिएगा, अब हमें इस 81 और 75 को गौर करना है। ठीक है, अब चेक करो कि 75 और 81 में बड़ा कौन है? 81 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस 81 को अब A मानेंगे और 75 को हम B मानेंगे। तो अगले में हम लिखेंगे माना। ध्यान दीजिएगा, इस 81 और 75 को अब A और B निर्धारित करेंगे। बड़ा 81 है, माना A बराबर इस बार 81, ठीक है, और B बराबर इस बार क्या है? 75 है। ठीक है, अब वही क्रियाविधि हम पुनः अपनाएंगे। ठीक है, क्या अपनाएंगे? पुनः हम क्या करेंगे, इस 81 में 75 का भाग देंगे ना। 81 में 75 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो यहां आपके पास 75। 81 और 75 का अंतर है ना, अंतर लेते हैं हम यहां पे, अंतर लिखेंगे 75 5 80 और 1 81, तो कितना बचेगा यहां पर? 6 बचेगा। ठीक है, तो पुनः हम क्या लिख सकते हैं, 81 बराबर ये आएगा हमारे पास 75 गुणा 1 प्लस का शेषफल कितना? 6। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब पुनः इसका बार बार दोहरान हम करते रहेंगे, और दोहरान कब तक करते रहेंगे? जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हो, अब पुनः 75 और 6 में यह प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहां पुनः हम मानेंगे, माना A बराबर यहां पर 75 है और B का जो मान है वह हमारे पास कितना है? 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही क्रियाविधि अपनाएंगे वापस से जो हम पहले प्रयोग में ले चुके हैं। पुनः इस बार भाग देंगे। देखिएगा, इस बार 75 में भाग देना है किसका? 6 का, है ना। 6 का भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, यहां पर आएगा 6 एकम 6, है ना, और पीछे बचेगा कितना? 15 बचेगा, तो यहां पर आपके पास 12, मतलब 12 गुणा 6 72। शेषफल आएगा कितना अपने पास? 3। ठीक है, तो इस बार हमें क्या प्राप्त होगा? 75 बराबर ये 6 गुणा 12 और प्लस का कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ठीक है जी, अब पुनः वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे किसके बीच में? 6 और 3 के बीच में। 6 और 3 के बीच में प्रक्रिया अपनाएंगे, मतलब 6 में भाग देंगे किसका? 3 का, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 दूनी 6, शेषफल आ गया 0। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाएगा, हम अपने उत्तर में पहुंच जाएंगे। तो इस बार हम क्या मानेंगे? A बराबर हम 6 मानेंगे और B बराबर हमारे पास 2 है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को नहीं, इस बार जो B है वो अपने पास क्या है? B हमने 3 लिया है ना, तो यहाँ से हमारे अपने पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो 6 बराबर 3 गुणा 2 और प्लस का कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी, अब हमारा काम खत्म हो गया है। जैसे ही शेषफल 0 आए, जैसे ही शेषफल 0 आए, तो जो अंतिम अपना भाजक है, अंतिम बार जिससे हमने भाग दिया है, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। अतः हम बोल सकते हैं, अतः संख्या कौन कौन सी संख्या? 81 एवं 237 का HCF जो होगा वह किसके बराबर होगा? वह बराबर होगा इस 3 के। ठीक है, ये अपना अंतिम उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, है ना? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है। ठीक है, जो आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। क्लियर है? ये आपकी किताब का एग्जाम्पल भी है, और ये चीज़ जो है वो आपको साइड में ज़रूर करनी है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये नहीं लगे कि भाई आप बिना मेहनत के लेकर के आए। धीरे धीरे आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये साइड में जो भागफल वाली विधि है, जो भाग करके हमने लिखा है, वह करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारा जो उत्तर आएगा, हमारा जो अंतिम उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है जी, अब इसमें आपके 1-2 सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, ताकि यह जो चीज़ है वो आपके एकदम क्लियर हो जाए, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 210 और 55 का।
ताकि प्रैक्टिस हो जाए, है ना। हमें HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है किसका, 210,55 का, ठीक है। अब यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना, प्रमेय का मत लिख देना, यूक्लिड विभाजन क्या, एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, है ना। हमारे पास क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है ना, जहां पर R का जो मान है वह 0 से B के मध्य होता है। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि 210 जो है वो बड़ा है किससे, 55 से, है ना। तो A बराबर हमें क्या मानना है, 210, और B बराबर हमें क्या मानना है, 55, ठीक है। अब वही प्रक्रिया हमें अपनानी है। क्या करेंगे हम करेंगे 210 में भाग देंगे किसका, 55 का, ठीक है। तो वही प्रक्रिया 210 में हमें भाग देना है 55 का, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं भाग यहां पे दूं तो अगर 3 बार दूं, है ना, 3 बार से जाएगा, 4 बार दूंगा तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 ज्यादा मामला हो जाएगा। तो यहां पर कितनी बार भाग देना पड़ेगा, 3 बार। तो 5 × 15, 1 5 × 15 1 16, शेषफल आएगा यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 4। तो 45 अपना शेषफल बच गया। तो हम लिख सकते हैं 210 बराबर क्या, 55 × 3 प्लस का शेषफल कितना, 45, ठीक है। क्लियर है भाई। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों के बीच में हमें यह प्रक्रिया अपनानी है। तो इस बार 55 में भाग देंगे किसका, 45 का। कितनी बार जाएगा, 45 × 1 45, ये 0 मिलेगा, पीछे शेषफल कितना आएगा, 10। तो इस बार हमने क्या माना, A बराबर 55 है और B बराबर कितना है, 45, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 55 बराबर 45 × 1 और प्लस का कितना, 10। तो जो भी इस तरीके का समीकरण आए आप इसको बॉक्स में बंद कीजिए ताकि एग्जामिनर की नज़र पूरी इस पे आए। अब हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया 45 और 10 में अपनानी है। मतलब 45 में हम किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, 10 × 4 40 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस बार A का जो मान है हमने 45 लिया है, B का मान जो है A का मान जो है वो हमने क्या लिया है, 55 लिया है, और B का जो मान है वो हमने कितना लिया है, 45 लिया है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नहीं इस बार हमारे पास अलग है मान, है ना, ये तो ऊपर वाला स्टेप था, इस बार मान अलग है। A का मान हमने इस बार 45 है ना, और B का मान कितना हमारे पास 10 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 45 बराबर 10 × 4 प्लस का कितना, 5, ठीक है। वही प्रक्रिया हमें बार बार अपनानी है। अब इसका अंतिम चरण पे आ गए हम लोग। देखिएगा अंतिम चरण क्या है ना। अंतिम चरण में वही काम करना है। इस बार 10 में भाग देना है 5 का, 2 बार जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे ही शेषफल 0 आता है हम हमारे उत्तर तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इस बार A का मान 10 है, B का मान कितना है, 5 है। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 2 प्लस का 0, शेषफल 0 आते ही हमारा उत्तर आएगा HCF ऑफ जो संख्याएं दे रखी है 210,55, इसका मान किसके बराबर, 5 के बराबर। जो अंतिम भाजक होता है वही अंतिम भाजक हमारा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का HCF होता है। क्लियर है भाई सभी को, है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा ऐसे हम एग्जाम्पल्स और भी करेंगे जब प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके उदाहरण नंबर 3 दे रखा है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं उसको। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में 5 जो है वह शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें दो संख्याएं दे रखी है, 245 और 253, है ना। 245
एवं 2053 हेतु क्या करना है। मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, जो काम की चीज है वही लिख रहा हूं। 245 एवं 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है। हेतु वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जिसके द्वारा इन्हें विभाजित करने पर क्या है, 5 जो है वह शेषफल आता है, 5 जो है वो शेषफल आता है। ठीक है, हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जिसके द्वारा जब इन दोनों को विभाजित किया जाता है तो 5 क्या आता है, शेषफल आता है। ठीक है, अब सुनिएगा, HCF जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, है ना, और 8वीं में भी पढ़ा और छोटी क्लासेस में भी पढ़ा आपको, तो वहां से एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि HCF जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हो, पूरा पूरा भाग जो है वह चला जाए, मतलब शेषफल नहीं बचे। तो अगर मैं HCF की बात करूं ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए HCF की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए ना। HCF की परिभाषा क्या होती है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF, है ना, ज्यादा भी संख्या हो सकती है, मैं यहां पे बता रहा हूं, दो संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जिसका ये ध्यान रखना भाई, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका दी गई दोनों संख्याओं में क्या हो, पूरा पूरा भाग जाए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करे, पूरा पूरा भाग जाए, है ना, शेषफल नहीं बचे, तो वह संख्या उन दोनों का HCF कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक संख्या ले लेता हूं 5 और एक संख्या ले लेता हूं 10। ठीक है, और हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना ना। छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ना, जिसका दी गई दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए। संख्या 1 देखते हैं, 5 में 1 का भाग जाता है, 10 में भी 1 का भाग जाता है। यह 5 और 10 का HCF हो सकता है, लेकिन होगा कि नहीं होगा देखेंगे, क्योंकि हमारी परिभाषा में वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना। तो अभी तो हमने 1 से ही प्रारंभ किया है, 2 3 4 5 6 7 आगे और भी तो चेक करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं संख्या 2 की, तो 5 में 2 का भाग नहीं जाता और 10 में भी 2 का भाग नहीं जाता, मतलब ये तो मामला बैठेगा ही नहीं। बात करते हैं संख्या 3 की, 5 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा। 4 की बात करेंगे, 5 में नहीं जाएगा, 10 में नहीं जाएगा। 5 की बात करेंगे, 5 में जाएगा और 10 में भी जाएगा। तो अभी तक हमें 1 प्राप्त हुआ है और 5 प्राप्त हुआ है, लेकिन जैसे ही 5 आया 1 का नंबर तो चला गया, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में लेनी है ना। तो 1 की बजाय 5 बढ़िया है, क्योंकि 5 1 से बड़ा है। अब हम बात करेंगे, क्या पता 5 से भी कोई बड़ी संख्या हो जाए जिसका 5 और 10 दोनों में भाग जाए। अगर मैं संख्या 6 की बात करूं तो 5 में तो जाना ही नहीं है और 10 में भी नहीं जाता। लेकिन जब हम इस स्टेप से इस स्टेप पे आते हैं तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, अगर हम 5 से कोई बड़ी संख्या ले भी लेंगे तो उसका भाग 5 में कैसे जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बाहर
कि यदि दो संख्याओं का हमें HCF लेना है, यदि दो संख्याओं का हमें HCF लेना है, तो वह HCF या तो छोटी संख्या के बराबर होता है या उससे भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि जब 5 और 10 में अगर आप 6, 7, 8, 9 आगे ले लोगे तो छोटी संख्या में तो उस बड़ी संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि दो या दो से अधिक जितनी भी आप संख्याएं लेते हो, उनका HCF सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ये बात क्लियर आ गई आपको समझ में? ठीक है, बैठ गया मामला। तो ये मैंने आपको HCF का यहां पर बताया कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का इस प्रश्न से क्या लेना देना, सुनिएगा। अगर मैं ये बोलूं इसी सवाल में, मुझे इसी सवाल में क्या बोलता हूं मैं कि संख्या 6 एवं संख्या 11 में उस बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर सदैव शेषफल क्या आए, 1 आए। बात समझ में आ रही? तो आप देख सकते हो, यदि मैं 6 में 5 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि मैं 11 में 5 का भाग दूं तो शेषफल 5 दूनी 10 और शेषफल कितना बचेगा, यहां पर 1 बचेगा। तो प्रश्न समझना, शेषफल सदैव कितना प्राप्त हो, शेषफल सदैव 1 प्राप्त हो। तो हमारा उत्तर क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 होगी, जिसका इन दी गई दोनों संख्याओं में भाग देने पर सदैव शेषफल क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब इस प्रश्न का इससे क्या लेना देना, काफी कुछ लेना देना है। गौर से देखिए, संख्या 5 और संख्या 10 का HCF निकला था 5, और संख्या 6 एवं संख्या 11 में यदि हम 5 का भाग देते हैं तो शेषफल सदैव कितना बचता है, 1 बचता है। इसका मतलब यदि मैं इस 11 में से 1 घटा दूं तो क्या आएगा, 10, और इस 6 में से 1 घटा दूं तो आएगा कितना, 5। तो इस 5 और 10 का जो HCF आएगा वही तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका दी गई दोनों संख्याओं में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल 1 आ रहा है तो हम उस शेषफल को यहां से हटा देंगे, दोनों संख्याओं में से माइनस कर देंगे। जैसे दोनों संख्याओं में से हम शेषफल को माइनस करेंगे, जैसे आपको यहां पर बोला गया है कि 5 हमेशा शेषफल आता है, तो 2053 में से 5 माइनस करेंगे, 245 में से भी 5 माइनस करेंगे, जो संख्याएं हमें मिलेगी उन दोनों का हम HCF ज्ञात करेंगे। वही HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका इन दोनों में भाग देने पर शेषफल 5 आएगा। बात समझ में आ रही? तो कभी भी आपके पास ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, उस शेषफल को इन दोनों संख्याओं में से माइनस कर देना है, और जो प्राप्त संख्याएं बचेगी उन दोनों का आपको क्या लेना है, HCF लेना है। ठीक है जी, तो मैं यहां पर नोट करके लिखवा भी देता हूं, क्या देखिएगा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, लिखवाता हूं नोट करके। इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में दोनों संख्याओं में से दिए गए शेषफल को घटाकर प्राप्त संख्याओं का HCF ही उत्तर होगा, HCF ही उत्तर होगा। और ये क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखिएगा हमें क्या करना है, 245 और 2053 में से माइनस करना है क्या, 5 और 5। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। संख्या 245 माइनस का 5 है ना,
ये अपने पास कितना आएगा 240, और संख्या यहाँ पर 2053 माइनस का 5 है ना, तो ये 2050 और यहाँ बच जाएगा 2048। ठीक है, अब यहाँ से HCF ऑफ 2040 240 2048। अब हमारा काम वही है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाना है और इन दोनों का क्या लेकर के आना है, HCF लेके आना है। तो हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, क्योंकि हम जानते हैं कि 2048 जो है वो बड़ा है 240 से। ठीक है, तो हमारे पास A बराबर BQ प्लस R में हमें क्या लेना है, R का मान 0 से B के मध्य है ना। अब हम वही विधि अपनाएंगे, कौन सी वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कौन सी वाली विधि, यहां से देखिएगा, भाग देंगे सबसे पहले 2048 में किसका भाग देंगे, 240 का। अब देखिएगा, अगर मैं भाग जो है 10 बार देता हूं तो 2400 प्राप्त होगा, है ना। तो शायद 9 बार में या 8 बार में मेरा काम चल जाएगा। 8 बार दे करके देखता हूं, देखते हैं क्या मिलता है। ये 0 आएगा, 8 चौक 32, आज से लगी 3, यहाँ से 8 दूनी 16, 17, 18, 19 है ना, ये अपना काम शायद बन जाएगा। चेक कर लेते हैं, 0, 8 चौक 32, हासिल लगी 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। यहाँ पे अपने को 8 मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 मिलेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 मिलेगा, 128 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2048 जो है वह बराबर है 240 गुणा 8 और प्लस का शेषफल कितना, 128 है ना। अब हम वही काम करेंगे, पुनः क्या इन दोनों के बीच में लगाएंगे, 240 में भाग देंगे किसका, 128 का, है ना। देखते हैं एक बार जाता है कि 2 बार जाता है। अगर मैं 2 बार की बात करूं तो 200 आ जाएगा और 28 का डबल, काम नहीं चलेगा, एक बार ही भाग जाएगा 128। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ अपने पास बचेगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, है ना। तो अपने पास प्राप्त कितना हुआ, यहाँ से 10 में से 8 गया 2, यहाँ 3 में से 2, 1 में से 1 जाएगा तो 112। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 240 बराबर 128 गुणा 1 प्लस का कितना, 112। क्लियर है भाई सभी को, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब पुनः भाग लगाएंगे 112 और 128 में। 128 में भाग देंगे 112 का, पुनः कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 6, 2 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, 128 को हम लिख सकते हैं 112 गुणा 1 प्लस का कितना, 16। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसके पश्चात हमें और भी भाग लगाना है, क्योंकि भाग जब तक लगाना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो हम भाग देंगे 112 में 16 का ना, कितनी बार जाएगा, अगर हम बात करें 7 बार, क्योंकि 16 गुणा 7 जो होता है वो 112 होता है। 7 छिंग 42, हंसी लगी 4, 7 एकम 7, 4 11 1, और ये आपको मिलेगा 112, है ना। 7 छिंग 42, हंसी लगी 4, यहाँ पे 7 एकम 7 और 4 11, शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। और हमें पता है कि अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो हम एक लास्ट स्टेप लिखेंगे, 112 बराबर 16 गुणा 7 प्लस का 0, ठीक है। और HCF
दोनों संख्याएं कौन सी, 240, 2048, है ना। इसका मान किसके बराबर आएगा, अंतिम भाजक अर्थात 16 के बराबर आएगा। अंतिम उत्तर हमें भाषा के रूप में लिखना है, इसलिए संख्या, हमारी जो संख्या थी पुरानी वाली वो कौन सी थी देखिएगा, इसलिए संख्या 245 और 2053 है ना। इसलिए संख्या 245 एवं 2053 में 16 का भाग देने पर शेषफल जो है वह क्या आएगा, शेषफल 5 आएगा। शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी, ये मामला आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। अब एक सवाल आपका ये है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 616 सदस्य दे रखे हैं और उसमें 32 सदस्य एक में बनाने हैं, और हमें बोला जाता है कि ऐसे कितने ऐसे स्तंभ होंगे जिनमें हमें क्या करना है, इन दिए गए सदस्यों को व्यवस्थित करना है ताकि हमारे जो स्तंभों की संख्या हो वो क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। ठीक है, तो यहां से देखेंगे सदस्यों की संख्या, और ये सदस्य कौन से हैं, कुल सदस्यों की संख्या हमें दे रखी है 616, है ना। और एक टुकड़ी में सदस्य, एक टुकड़ी में सदस्य हमें दे रखा है 16। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की जो संख्या आएगी वह आएगा इन दोनों का HCF 616, 16। तरीका वही है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 616 जो है वो 16 से बड़ा है, इसका मतलब A बराबर BQ प्लस R, है ना, जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का गणितीय व्यंजक है। इसमें हम देख सकते हैं कि R का जो मान आएगा वो 0 से B के मध्य आएगा। वही क्रियाविधि बार बार अपनानी है जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से भाग देना है। देखिए कैसे हम भाग देंगे 616 में 16 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 16 गुणा 3, है ना, ये मिलेगा अपने को क्या, 48। 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ आपके पास 1, 36, 6 यहाँ उतर जाएगा। अब हमें भाग देना पड़ेगा 136 में 16 का, है ना, कितनी बार जाएगा, 16 थे 128, है ना, देखते हैं 128, 16 में से 8 जाएगा 8। अब आप देख सकते हो यहाँ आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये आपके पास 8 बचा शेषफल के रूप में। तो हम लिख सकते हैं 616 बराबर 16 × 32 प्लस का कितना, 8। अब यही प्रक्रिया हमें किस में अपनानी है, हमें अपनानी है 16 और 8 में। भाग जाएगा 2 बार, शेषफल रहेगा 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 बराबर कितना, 8 × 2 प्लस का 0। ठीक है, तो अतः
अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो गई भाई हमारे पास, कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। जो अंतिम उत्तर आया है वही अपना इस प्रश्न का उत्तर। तो इस तरीके से आपके भाषा वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि आपकी प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ करेंगे। उसमें कुछ भाषा वाले सवाल भी हैं, कुछ प्रमेयिका से सिद्ध करने वाले सवाल भी हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।